नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म द एजुकेशन पॉइंट पर। तो सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप इतने दिनों से जिस वैकेंसी का वेट कर रहे थे प्यारे बच्चों, आज वो वैकेंसी हमारी आ चुकी है। जो वैकेंसी है बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा 2025। तो इस वैकेंसी की जो हमारे पास जो पद आए हैं बच्चों, वो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे। कितने पद आए हैं अभी? ये 3588 पद डिक्लेयर हुए हैं, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के पद हैं। ठीक है। और इसके लिए योग्यता क्या है? मात्र 10th पास इसके लिए योग्यता है। और ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन हो जाएंगे कल से मतलब 26 जुलाई से ये ऑनलाइन हो जाएंगे। ठीक है। तो रेडी हो जाइए, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। ठीक है ना। और इस वैकेंसी में, इस भर्ती में क्या क्या होने वाला है, किस किस तरीके से, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, मैं पूरा यहां पे डिटेल समझा के जाऊंगा, आपको पूरा बता के जाऊंगा। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। और इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल द एजुकेशन पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। जो भी आपके दिमाग में कोई क्यूरी है तो उसके लिए कमेंट कीजिए। ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों के पास, उनको भी इसका फायदा उठाने दीजिए। ठीक है। चलिए, ये हुआ प्रमोशन की बात। अब आते हैं मुद्दे के बात पे। देखिए, इसमें जो एज जो लिमिट बनाई गई है वो 18 से 25 साल की एज को रखा गया है। ठीक है। और किस किस की एज कैसे कैसे, मैंने कहा ना, आगे अंदर मैं पूरा इस वीडियो में बता के जाऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं है। एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, पूरा बताऊंगा। नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव रहेंगे, पूरा बताऊंगा। तो दिल थाम को बैठ जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए सिलेबस। सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से यहां पे टॉपिक्स आएंगे, वो सारा यहां पे अपन डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अब मुद्दे पे आता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आपने? ठीक है, आइए अगला हमारे पास क्या कह रहा है। देखिए, ये आया है हमारे पास शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, अभी डिटेल नोटिफिकेशन आना बाकी है बच्चों। ये देखिए, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और ये न्यू रिक्रूटमेंट है, अभी ये नया आया है। ठीक है ना। 22 तारीख को इसका और नोटिफिकेशन आ चुका था। मैं सोच रहा था बच्चों के लिए वीडियो, मैंने देखा अभी भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बने हुए थे, लेकिन मैंने देखा कि उसमें पूरी डिटेल्स नहीं थी, तो मैंने सोचा बच्चों को मुझे पूरी डिटेल देनी ही चाहिए। ये थोड़ा सा बारीक नजर आ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बट चिंता की कोई बात नहीं, मैं इसको पूरे को अभी बड़ी स्क्रीन पे एक एक को अलग अलग डिफाइन करके पूरा समझाऊंगा। ठीक है। चलिए आगे मुद्दे पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं कि ये हमारी जो वैकेंसी है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की है। ठीक है। ये रिक्रूटमेंट है अपनी। अच्छा, इसमें बीएसएफ में आप कांस्टेबल में ट्रेडमैन के पद पे आप पोस्टिंग रहेंगे। अब इसमें क्या क्या है उसको अपन थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो वैकेंसी मैंने बताया था 3588। कितनी वैकेंसी भाई? 3588 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आ रही हैं। इसमें अब देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो पूरा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्लियरली हो जाएगा। सबसे पहले होगा यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका होता है मेजरमेंट। तो यहाँ पे मेजरमेंट में बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, केवल दो ही चीज को शामिल किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट का। तो हाइट हमारे पास कितनी भाई? 165 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट ली गई है जर्नल के बच्चों के लिए। किसके लिए? जर्नल के लिए। और हम दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, तो दूसरी हम करते हैं ओबीसी वाले बच्चों के लिए। ओबीसी वाले बच्चों के लिए भी हाइट 165 सेंटीमीटर ही है। ठीक है। और तीसरी बात करते हैं हम एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए। उनके लिए जो हाइट है उसमें 5 सेंटीमीटर की रिलेशन है, तो ये उनके लिए हाइट है 160 सेंटीमीटर है। दूसरा इसके अंदर जो है इसके बाद में वो है चेस्ट। चेस्ट और चेस्ट के लिए सभी कैटेगरी के लिए एक ही मेजरमेंट रखा गया है। ये रखा गया है 75 सेंटीमीटर से लेके 80 सेंटीमीटर का यहाँ पे नॉर्म्स आपके लिए रखा गया है, जो 5 सेंटीमीटर फुलाव के बाद है। 75 नॉर्मल है और 5 सेंटीमीटर फुलाव के बाद आपकी 80 सेंटीमीटर यहाँ पे चेस्ट यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद दूसरा आता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, पीईटी जिसे आप कहते हो। तो इफिशियंसी के अंदर हमारे पास दौड़ धूप जंप वगैरह होते हैं, लेकिन यहां देखो इस वैकेंसी में बहुत ही छोटा ही प्रोसेस रखा गया है। देखिए, रेस है ओनली
5 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 5। और पूरा टाइम दिया गया 24 मिनट का, कि इस 24 मिनट में आपको ये 5 किलोमीटर की रेस पूरी करनी है। और एक चीज यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं, रेस का यहां पे कोई मार्किंग नहीं है, कोई नंबर नहीं है। तो यहां पे आपको ये मत सोचना कि मुझे रेस को 20 मिनट में करना है, मुझे नंबर लाने नहीं, यहां पे सिर्फ क्वालिफाई करना है रेस को आपको, उसके लिए पूरा 24 मिनट का टाइम आपको दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आता है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए वो आगे मैं शेयर करूंगा। ट्रेड क्वालिफिकेशन। तो चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन अपने लिए क्या क्या है। देखिए, ये है हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे चाहिए। क्वालिफिकेशन सबसे पहले बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन में है फॉर ट्रेड ऑफ द कांस्टेबल, कारपेंटर है, कांस्टेबल प्लम्बर है, कांस्टेबल पेंटर है, कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन है, कांस्टेबल यहाँ पे पंप ऑपरेटर है, और कांस्टेबल यहाँ पे अप होल्स्टरर है। ये यहाँ पे अपने पास सारे यहाँ पे इसमें पद दे रखे हैं। और इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन दे रखी हुई? मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एंड रिकॉग्नाइज बोर्ड से, जो भी गवर्नमेंट बोर्ड या ऑथराइज बोर्ड है, जो भी हमारी गवर्नमेंट ने उनको ऑथराइज कर रखा है, उन बोर्ड से या गवर्नमेंट बोर्ड से आपको 10th की डिग्री मिलनी चाहिए। और ये सारे हमारे पास जो कोर्सेज हैं, इनके लिए आईटीआई का होना जरूरी है। अब देखिए, आईटीआई की जब बात आती है बच्चों, तो आईटीआई के लिए यहाँ पे 2 तरीके हैं। पहला वाला क्या दिखाया गया है कि आपको 2 ईयर का आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहां से होना चाहिए भी? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती है, वहां से होना चाहिए, जो भी आईटीआई अपने पास गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी है। लेकिन खास बात क्या है, यहां पे लिखा है 2 ईयर का होना चाहिए। कितने साल का होना चाहिए? 2 ईयर का। अब देखो, कई बच्चे सोच रहे सर आईटीआई तो 1 ईयर की होती है, फिर 2 ईयर का क्यों मांग रहे हैं? तो बच्चों उसके लिए देखो, इसने लिखा है और या फिर, या फिर, या फिर की बात आती है तो आपके पास 1 ईयर का जो आईटीआई डिप्लोमा है वो भी वैलिड माना जाएगा। बट लेकिन उसके लिए क्या कहा गया है? सर्टिफिकेट कोर्स फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब आईटीआई, और जो गवर्नमेंट एफिलेटेड, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त, एफिलेट मतलब मान्यता प्राप्त, वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। अब समझिए इसका मतलब क्या है, यही तो बातें क्लियर करनी है। मैंने देखा था किसी ने बता तो दिया, लेकिन इतना डिटेल से नहीं बताया था। लिखा है कि 1 साल का आपके पास आईटीआई का, हाँ 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 हाँ, आईटीआई का 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर ये भी और में है, गौर से देखिए, अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि आईटीआई ही चाहिए। इसके नीचे यहां पे देखिए, गवर्नमेंट एफिलेटेड, जो भी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, वहां से आपको 1 साल का अपना इन कामों का, ये जो ऊपर मैंने दिखा रखे हैं, इन कामों का एक्सपीरियंस का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अब इसको क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा क्लियर मैं जरूर करूंगा। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके अपना सर्टिफिकेट बनवा लाते हैं, फिर वो उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है, फिर वो सोचते हैं कि सर मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं सिलेक्शन में था, मेरे मेरिट से अबो नंबर थे, मैं मेरिट लिस्ट में था, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कारण मेरा डॉक्यूमेंट्स फॉल्ट आ गया। बेटा ये साफ कह रहा है, गवर्नमेंट एफिलेटेड, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, और वो संस्था जहां पे आप काम कर रहे हो, तो वहां से आप 1 साल का सर्टिफिकेट लिखवा के लेके आएंगे। जब वेरिफिकेशन आए तो वो संस्था उस वेरिफिकेशन को क्लियर करवाए, आए कि हाँ हमारे पास यहां बच्चा काम करता है, उसका रिकॉर्ड उसके जर्नल में होना चाहिए, उनके अटेंडेंस में होना चाहिए, ये वहां पे आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये फर्जी वगैरह के चक्कर में मत पड़ना कि मैं बनवा दूंगा, वहां से बनवा दूंगा, फिर उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा, फिर आप समस्या फंस जाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी ट्रेड बच गई जिनमें आपको किसी सर्टिफिकेट डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। वो कौन सी, उनकी बात करते हैं। नीचे है फॉर द ट्रेडमैन ऑफ द कांस्टेबल, उसमें है कॉबलर है, क्या है? कॉबलर। उसके बाद कांस्टेबल टेलर है, उसके बाद क्या है हमारे पास? वाशरमैन है, उसके बाद बार्बर है, स्वीपर है, और कांस्टेबल खोजी, अपना शेष कह सकते हैं इसको। तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूं, देखो कौन कौन से। सबसे पहले कॉबलर, कॉबलर मतलब मोची, कॉबलर मतलब मोची। दूसरी ट्रेड है टेलर, मतलब दर्जी। तीसरी ट्रेड हमारे पास कौन सी? वाशरमैन, मतलब धोबी। उसके बाद हमारे पास बार्बर, मतलब नाई। उसके बाद हमारे पास स्वीपर, मतलब सफाई कर्मचारी। और सबसे लास्ट में कई बच्चों को ये वाले ट्रेड के बारे में नहीं पता है, ये कौन सी ट्रेड आ गई? खोजी। बेटा ये होता है श्राइस, मतलब घोड़ों का रखवाला, मतलब अस्तबल का संचालन करता है, अस्तबल का कर्मचारी, घोड़ों की देखभाल करने वाला। समझ गए? तो यहां पे ये है, इसको ध्यान से रखना, इसको मैं लिख देता हूं, घोड़ों की देखभाल, घोड़ों की देखभाल। ठीक है, ये ट्रेड है उसके लिए।
ठीक है। और यहां पे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको, यहां पे सिर्फ आप 10th पास होने चाहिए। मैट्रिकुलेशन मतलब 10th इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यहां पे किसी भी बोर्ड से आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए, ठीक है। आगे मैं ज्यादा टाइम नहीं खर्च करते, थोड़ा आगे बढ़ता हूं, क्योंकि थोड़ा सा मैंने ज्यादा डिटेल से इसको बनाया है, तो बच्चे ये सोचने लग जाते हैं सर बहुत क्या क्या बता दिया, पता नहीं मुझे पता। चलिए यहां पे अपन देखते हैं, ये वाला हो गया था, चलिए यहां पे आइए। अब देखिए सबसे, देखो किसी भी सिलेक्शन के लिए, कहीं भी तैयारी के लिए दिमाग में एक पॉइंट होता है, पैसा कितना है, पैसा कितना है, सैलरी क्या है भाई, सैलरी क्या है। ये सैलरी वाला मैटर है ना, ये सबके दिमाग में घूमता है। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं, आज आपके सैलरी को बना देते हैं, क्या सैलरी चाहिए। देखिए लिखा है पे मैट्रिक्स लेवल 3, ये हमारे पास पे लेवल 3 में आता है, किस में आता है, 3 में। और पे स्केलिंग कितना है, 21,700 मिनिमम है और 69,100 मैक्सिमम है। इसके बीच में मतलब ये मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम हमारे पास बेसिक कितना रहेगा, ये क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। इसके अलावा हमारे पास अलाउंस वगैरह जो भी मिलके ये इतना तक बन सकता है मैक्सिमम, तो यहां पे ये अपना पे स्केल रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास वैकेंसीज, मैंने पहले, अच्छा वैकेंसी जो हमारे पास जो 3588 वैकेंसी टोटल थी, टोटल 3500 जो 88 वैकेंसी थी, उनको यहां पे बांटा गया दो ग्रुप में। एक है हमारे मेल के लिए, और मेल की वैकेंसी है 3406 वैकेंसी। पहली बार भी ऐसा 4 मतलब 1400-1500 2000 तक वैकेंसी आती थी, इस बार दबा के वैकेंसी दिया बच्चों, इससे बेस्ट मौका नहीं मिलेगा आपको। 3406 वैकेंसी लड़कों के लिए है, और लड़कियों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने उनके लिए भी 182 वैकेंसी रिजर्व की है कि लड़कियां भी यहां ट्राई कर सकती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं थोड़ा सा एक कदम और आगे चल के, अच्छा इसको एप्लीकेबल के एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें, क्या क्या फीस है, उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए मात्र 100 रुपए फीस रहेगी। और देखिए ध्यान दीजिए एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, फ्री है, जाओ फॉर्म भरो और अपना कैटेगरी वहां पे अपलोड करो और आ जाओ, कोई फीस नहीं है। और देखिए जो पेमेंट का जो मोड है ना, ये मैं बता दिया ऑनलाइन है, कभी किसी को आप ऑफलाइन पैसे दो तो पोस्टल ऑर्डर लगाना वो सारे बंद हो गए आजकल, ये इस वैकेंसी में केवल ऑनलाइन माध्यम से ही पेमेंट जमा होगा, ठीक है। आ जाइए फिर ये फॉर्म जो अपने पास जो फीस उस भर रहे हो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 26 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। 26 जुलाई मतलब टुमारो, ठीक है, मेरा कहने का मतलब है 26 जुलाई मतलब शनिवार से, सैटरडे से, सैटरडे से स्टार्ट हो जाएंगे। और कब तक चलेंगे, ये 24 अगस्त 2025 मिडनाइट तक ये चलेंगे, 12:59 तक आप भर सकते हो, ठीक है, ओके। उसके बाद में आती है, ये बहुत सारे बच्चे हैं कि सर मैं फार्म लगा सकता हूं नहीं, मेरी एज इतनी हो रही है, मैं फार्म लगा सकता हूं नहीं लगा सकता, इसको बहुत है एज लिमिट क्या है। तो बच्चों एज लिमिट यहां पे बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा गया है, और ये कब से काउंट हो रही है, ये 24 अगस्त 2025 को, 24 अगस्त 2025 को आप 18 साल के हो जाने चाहिए। आप कितने साल के हो जाने चाहिए, 18 साल के हो जाने चाहिए। इस तारीख को आपकी उम्र 18 वर्ष हो जानी चाहिए, मिनिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम की। अब इससे अपन देख सकते हैं 25 साल के कब हो रहे हैं, इस डेट से, इस डेट से देखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको इस डेट में से घटाना। 25 साल कुछ दिन आगे आप नहीं भर सकते, 25 साल से कम है आप भर सकते हो। अब 25 साल के बाद में हमारे पास कुछ एज रिलेशंस भी आते हैं, रिलैक्सेशन भी आते हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो वहां पे क्लियर है, ओबीसी वाले बच्चों के लिए, ओबीसी वाले बच्चों के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 5 ईयर का, 5 ईयर का यहां पे रिलैक्सेशन दे रही है गवर्नमेंट इस जॉब के लिए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अब देखिए, अब कुछ ये मुद्दे की बातें हैं, ये जो आ गई हैं तो इनको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि हमारे पास एग्जाम में क्या क्या आएगा। तीसरा जो हमारा था ना, देखो हमने ट्रेड का पढ़ लिया, अब हमारे पास एग्जाम में क्या क्या आएगा बहुत जरूरी है। देखो एग्जाम को यहाँ पे 4 कैटेगरी में बांटा गया है, 4 सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे शो किया गया है। वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं क्लियर कर देता हूं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जीके कहते हो, क्या कहते हो भाई, जीके, ठीक है ना। तो ये जीके जो है, जीके जो है 25 क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, 25, और कितने 25 नंबर के आएंगे। खास बात ये
जितने क्वेश्चन उतने नंबर, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का। दूसरी बात कहता है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की अगर बात करते हो तो 25 क्वेश्चन है और वो भी 25 नंबर के ही है, ठीक है। इसके बाद एनालिटिकल एप्टीट्यूड या जिसको आप रीजनिंग कहते हो, यहां भी 25 क्वेश्चन है और 25 नंबर के ही है। और सबसे लास्ट आती है इंग्लिश या हिंदी। तो देखिए ट्रेडमेंस के मोस्टली बच्चे, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, बताने की जरूरत नहीं बेटा, हिंदी चूज करते हैं। और ये हिंदी हो चाहे इंग्लिश, ये कितने हैं, ये भी 25 क्वेश्चन है और 25 नंबर के। इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स के। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है, देखिए यहां पे हमारे पास जो टाइमिंग दे रखी है इस पूरे पेपर को बनाने के लिए, 100 क्वेश्चन को करने के लिए, गवर्नमेंट ने एहसान कर दिया आप पे, 120 मिनट दे दिए पूरे। कितने दिए, 120, 2 घंटे का टाइम। और 2 घंटे का टाइम ये आपको दिया गया है। और कुछ इसमें और दो छोटी छोटी बातें मैं क्लियर कर देता हूं। पहली बात क्लियरेशन में यह है कि यहां पे नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब पॉजिटिव है। सारे क्वेश्चन करके आने हैं बिना डरे, सारे ठोक दो, ठीक है। सिलेक्शन लेना तो सारे ठोक दो, कोई नेगेटिव कोई कटिंग वटिंग नहीं होगी। अच्छा, दूसरा एक और क्लियर करता हूं, एग्जाम मोड, एग्जाम का जो मोड है वो है ऑफलाइन। ऑफलाइन एग्जाम होगा, कोई ऑनलाइन का चक्कर में नहीं पड़ना है, ना ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ना है और ना ही भ्रमित होना है, ना ही अपने ऑनलाइन के मॉक भी चाहे मत दो, भले ही लाओ प्रैक्टिस सेट लाओ, सोल्व करो, खुद बनाओ सोल्व करो, कहीं से लो प्रैक्टिस सेट सोल्व करो, ऑनलाइन के मूड में नहीं फंसना है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं आगे की बात। आगे हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं जीके जनरल अवेयरनेस की। तो ये मेरे साथी अपने वीरेंद्र जी, जो बहुत ही जीके स्पेशलिस्ट हैं, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे एक एक चीज को। सर प्लीज आइए और बच्चों को थोड़ा सा जर्नल के बारे में बताइए, अवेयरनेस के बारे में, जीके के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। तो बाकी चीजें तो सर ने आपको क्लियर करवाई दी हैं, कितनी पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसी हैं, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, है ना, कौन सी डिग्री चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ कि जो हमारी जीके जो है उसमें कौन कौन से जो चैप्टर हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यानी कि जिसको हमारे जो रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है उसने हमारे सिलेबस में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनको इंक्लूड कर रखा है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स का, जिसमें नेशनल भी आएगी और इंटरनेशनल भी। इंटरनेशनल का मतलब सीधी सी बात यह है कि जो मतलब कि विदेशों के में जो चीजें होने लग रही हैं वो, और नेशनल का मतलब भारत के अंदर जो करंट अफेयर की चीजें चल रही हैं वो वाली। साइंस, अब देखो आप चीज एक ध्यान से देखना, इसने क्या किया है, इसने साइंस को यहां पे भी दे दिया है और साइंस को इसने यहां पे भी दिया है। जनरल साइंस, जनरल साइंस का मतलब है कि आपने 10वीं क्लास तक जो भी साइंस में पढ़ा है वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस में पूछे जाएंगे, यानी कि नॉर्मल साइंस जो है आपको 10वीं तक वाली वो पढ़नी है एक तो। और ये जो साइंस है इसमें इसने स्पेशल नोटिफाई किया है इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। इसका मतलब है आपने पढ़ा होगा ना, ये ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे कि भाई पेन की खोज किसने की, कंप्यूटर की खोज किसने की, है ना, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो ये विशेष रूप से इसने यहाँ पे नोटिफाई कर रखा है अलग से। इसका मतलब है कि यहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं और ये बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट है साइंस के रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें पूरी साइंस पढ़ोगे तब आपके उतने क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें सिर्फ आपने ये इन्वेंशन पढ़ ली, यहीं से बन जाएंगे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद है इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। देखो एक ही जगह इसने दे दिया है पॉलिटी और इकोनॉमी, तो इसका मतलब यह है कि यहां से क्वेश्चन तो आएंगे लेकिन क्वेश्चन भर भर के नहीं आने वाले, क्योंकि अगर भर भर के आते ना तो सीधी सी बात है ये इंडियन पॉलिटी को अलग करता और इकोनॉमी को अलग करता। समझ रहे हो बात? तो मतलब हमें पॉलिटी और इकोनॉमी बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, बहुत गहराई से हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। भाई जो भी आपके सम्मान दिए जाते हैं, पुरस्कार जो दिए जाते हैं, अब उसको अलग से डाल दिया ना इसने, तो इसका मतलब है कि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद बता रहा है बुक्स एंड ऑथर्स, पुस्तक और उनके लेखक, इसको भी अलग से डाला हुआ है, वरना तो बोल देता कि ठीक है जी आप बाकी की जो इंडिया जी की है उसी में इसको इंक्लूड कर लो। तो मतलब यहां से भी क्वेश्चन आपके बहुत सारे आने वाले हैं। इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब भारत के जो राज्य हैं
और उनकी यूनियन टेरिटरी, मतलब कि जैसे होता है ना कि इस राज्य की राजधानी क्या है, इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है, इस तरीके के, या फिर इस राज्य का पड़ोसी देश पड़ोसी राज्य कौन सा है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। यानी कि ज्योग्राफी की अगर बात करो तो ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। बाकी ज्योग्राफी और एनवायरमेंट यहाँ पे भी इसने दे रखी है। यहाँ बाकी की जो थ्योरेटिकल ज्योग्राफी है उसमें बहुत गहराई से अब अपने को नहीं जाना है, अपने को मेन फोकस करना है इस वाली चीज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, यानी कि आपके दिवस हैं और आपके जो त्योहार वगैरह हैं उसको क्योंकि अलग से नोटिफाई किया है तो इसको भी हमें विशेष रूप से तैयार करना होगा। और कमेटीज एंड कमीशंस, जो बहुत सारे कमीशन होते हैं, ठीक है, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी है, बाकी जो कमेटियां आपकी होती हैं उनको भी हमें देखना है। यानी कि पॉलिटी के नजरिए से अगर हम देखना चाहें तो वो ये वाला जो कमीशन और कमेटी वाला जो पोर्शन है उसको हमें विशेष रूप से तैयार करना है क्योंकि अलग से दे रखा है। और उसके बाद एब्रीवेशन, एब्रीवेशन समझ रहे हो आप? एब्रीवेशन का मतलब है, जैसे ये नहीं पूछते कि यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑफ नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं एब्रीवेशन। तो इस तरीके के जो एब्रीवेशन है ना 100-150 वो भी हमें तैयार करने हैं। पूछ लेगा कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, पूछ लेगा कि ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, तो ये होते हैं एब्रीवेशन। और उसके बाद जनरल साइंस है और फिर स्पोर्ट्स है, ठीक है। आपने एक चीज नोटिस अगर की हो तो देखो साइंस में इन्वेंशन और डिस्कवरीज, अवार्ड्स, ऑनर्स, बुक्स और पुस्तक और लेखक, उसके बाद डेज, ठीक है, और कमेटी कमीशंस, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके स्टैटिक जीके के क्या हैं, आपके टॉपिक्स हैं। यानी कि स्टैटिक जीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा जीके वाला पोर्शन, जीके या जीएस को जिसको हम कहेंगे। तो आप हमें विशेष रूप से जो हमारे स्टैटिक जीके के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उन पे विशेष रूप से हमें ध्यान देना है। और इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स के साथ, मैथमेटिक्स तो आपको सर जो हैं वो बताएंगे। उसके अलावा मैं आपको एक बार हिंदी की ओर बता देता हूं। जो हमारा हिंदी जो है, क्योंकि वैसे तो हिंदी आती है, अंग्रेजी भी आती है, भाई सीधी सी बात है। अगर आप उत्तर भारत के रहने वाले हैं, नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं और अगर आप ट्रेडमैन का पेपर दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप जो है अंग्रेजी चूज करेंगे, है ना। और फिर भी अगर कोई भाई ऐसा करना चाहता हो, इच्छुक हो, तो वो तो फिर उसकी अपनी मर्जी है। तो हमारे पास जो बचता है ऑप्शन वो हिंदी बचता है। हिंदी में देखो पर्यायवाची आएंगे और विपरीतार्थक। विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द आएंगे, ठीक है भाई। जैसे मान लो कि राजा है, राज्य का अपोजिट हो गया। व्याकरण में काल, पूर्व सर्ग, उपपद, पूर्व सर्ग मतलब उपसर्ग वगैरह ये जो है, और उपपद जो है ये आएंगे। उसके बाद शब्दावली आएगी, ठीक है, शब्दावली आएगी। क्लोज, पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा हिंदी के अंदर और उसके बाद क्या करेगा कि वहां से कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका जवाब दो आप। त्रुटि का पता लगाना और सुधार, अशुद्ध वाक्य आपको दे देगा और कहेगा कि इसको शुद्ध बनाओ, ठीक है। उसके बाद वाक्य व्यवस्था, यानी कि वाक्य जो है उसमें किस किस तरीके की कौन कौन सी त्रुटियां हो सकती हैं उससे संबंधित, या फिर पूछ लेगा कि ये कौन सा वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है, ये चीजें पूछी जाएंगी। एक शब्द प्रतिस्थापन, इसका मतलब क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या है कि ये अंग्रेजी का जो है हमारा सिलेबस है और उसको इसने जस्ट एज इट इज हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, इसलिए एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहे हिंदी वाले। और इसके बाद है मुहावरे और वाक्यांश, यानी मुहावरे और लोकोक्ति जो हैं आपके वो पूछे जाएंगे। तो ये आपका हिंदी का है। बाकी मैं आपका जो रीजनिंग है, जो मैथ जो है वो सर आपको डिटेल से बताएंगे और उसके बाद की भी जो चीजें हैं वो सर आपको कराने वाले। सर आइए। जी सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए बच्चों, ये थोड़े दो टॉपिक अपने रह गए हैं, थोड़ा इनके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मैथ्स में क्या क्या है। कुछ बच्चे सोचते हैं सर मैथ में क्या आएगा, एडवांस आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारा क्लियर है, बहुत क्लेरिफाई करके दिया है कि ये वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास मैथ्स में तो हम देख रहे हैं नंबर सिस्टम। किसकी बात कर रहा है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को सब जानते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। मतलब संख्या पत्ती, दूसरा सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है, एलसीएम एचसीएफ है, ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप वगैरह आ गया है, परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड वर्क है, टाइम डिस्टेंस एंड देखो दोनों एक साथ लिख दिया उसने, टाइम डिस्टेंस भी लिख दिया और टाइम वर्क भी लिख दिया, ठीक है। ये दो टॉपिक अलग अलग, टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, और टाइम एंड वर्क एंड वेजेज है, ये दोनों अलग अलग हैं। मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में अपने पास 2D और 3D बनता है।
दोनों ही कवर हो जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, डाटा डीआई। बच्चों यहां इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और एक देखो सब कुछ लिखने के बाद एक चीज और डाल दी कि मिसलेनियस बेसिक कैलकुलेशंस। अब कई बच्चे सोचते हैं सर ये क्या है, बेटा कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि हम स्क्वायर रूट, फ्रैक्शंस वगैरह इनके बारे में भी, क्यूब रूट्स वगैरह इनके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। और क्या कैलकुलेशन बच गई, एल्जेब्रिक कैलकुलेशन हो दे देगा, छोटी छोटी कैलकुलेशन देगा। तो मैथमेटिक्स में ये जो अपने पास ये 25 क्वेश्चंस हैं और ये 25 मार्क्स के हैं, ये हमारा ये पूरा हो गया है। अब आगे बात आती है हमारे पास रीजनिंग की बात आती है। तो रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं तो ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधों की बात आता है, एनालॉजी सादृश्यता परीक्षण है, डायरेक्शन दिशा परीक्षण है, क्लॉक एंड कैलेंडर्स हैं, घड़ी और कैलेंडर, कोडिंग और डिकोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं, इससे अपने पास 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, बच्चों ध्यान देना इस पे। और ये नंबर सीरीज है, अल्फाबेटिकली सीरीज है, ठीक है। अर्थमेटिक रीजनिंग है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं ना, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये उनकी बात कर रहा है, ठीक है। जैसे प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को गुणा, वो वाले, ठीक है। नॉन वर्बल भी रीजनिंग का कुछ पार्ट आएगा, पेपर काटना, मिरर इमेज वगैरह, ठीक है। नंबर रैंकिंग वगैरह रैंकिंग से है। और डिसीजन मेकिंग, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, जैसे ये अपन कह सकते हैं कि एक तरीके से ये अपने पास कथन और निष्कर्ष वाला मान के चलिए। क्यूब और डाइस से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और एम्बेडेड फिगर्स, आकृतियां देगा, आकृतियों को फिट बैठाना है, कौन सी आकृति इसमें छुपी हुई है, कौन सी आकृति इसको पूरा कर देगी, एक्सेट्रा। और मिरर इमेज, ये नॉर्मल वर्क के पार्ट है, मिरर इमेज और वाटर इमेज। तो ये था यहाँ पे पूरा सिलेबस, ये भी वही क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है और 25 ही मार्क्स के हैं, ठीक है। तो ये इसका पूरा है। तो प्यारे बच्चों दिल थाम के बैठ जाइए, किताबें उठा लीजिए, तैयारियां शुरू कर दीजिए। एग्जाम बहुत जल्दी, फिजिकल और इंडोर्समेंट टेस्ट के बाद, एफिशिएंसी टेस्ट के बाद में बहुत जल्द एग्जाम डेट आ जाएगी। तो उसके बाद एक नया सा वीडियो लेके आऊंगा और इससे बेस्ट। तो आज के लिए इतना काफी है, वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करते रहें। जय हिंद, जय भारत।